मैं कविता कौशिक आज आपके सामने लेकर आई हूँ डायरी के पन्ने। डायरी के पन्ने तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, शिरीष के फूल जो हमने पाठ पढ़ा था, एक निबंध था, उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल की तुलना किससे की है, वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये पढ़ा हुआ पाठ आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। बच्चों, डायरी लेखन साहित्य की एक ऐसी विद्या है जो यथार्थ पर आधारित होती है, अर्थात इसमें कल्पनाएं कम होती हैं और सत्य घटनाओं का उल्लेख ज़्यादा किया जाता है। तो आज हम एन फ्रैंक की डायरी पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका 13 साल की एन फ्रैंक है। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में नाजीवाद की पीड़ा को सहा। इनकी मृत्यु फरवरी या मार्च 1945 में नाजियों की यातना के कारण ही एक यातना गृह में हुई थी। तो यहाँ पर यहूदी परिवार था ये, और इनके ऊपर यातना, शोषण, अत्याचार हुआ। उसके चलते एन फ्रैंक की भी मृत्यु हो गई थी। और एन फ्रैंक ने वो 2 साल जो छुपकर निकाले नाजीवादियों से, उनके शोषण से बचने के लिए, उन 2 साल के अंतर्गत ये डायरी उन्होंने लिखी थी। बच्चों, एन फ्रैंक की ये डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी है। ये मूलतः 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई। इसका अंग्रेजी अनुवाद द डायरी ऑफ यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ये डायरी इतिहास के सबसे पुराने आतंकवाद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। इस पाठ में लेखिका जर्मनी के नाजियों द्वारा दी गई यातनाओं का वर्णन कर रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डायरी के पन्ने। इसमें 10 डायरी के पन्ने का उल्लेख है और एक एक करके हम पढ़ेंगे, जो कि 2 साल के अंतर्गत पूरे होते हैं। 1942 में पहली डायरी का पहला पन्ना हमें पढ़ने को मिलेगा और लास्ट में 1944, ऐसे करके 10 पन्ने हैं डायरी के। हम एक एक पन्ने को पढ़ेंगे कि किस तरह से एन फ्रैंक और उसका परिवार और साथ ही उसका पड़ोसी परिवार, टोटल 8 सदस्य किस तरह 2 साल तक यातनाएं भुगतते रहे और अंत में एन फ्रैंक की मृत्यु हो जाती है। और वो सब बातें डायरी में अंकित है। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, किट्टी को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक पहला डायरी का पन्ना लिखती है। बुधवार 8 जुलाई 1942। वह बताती है कि ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ, लेकिन ये मत पूछो कहाँ और कैसे। तो वहाँ जो अज्ञातवास में छुपे हुए थे, वहाँ से वह डायरी लिखती है और अपनी डॉल को संबोधित करते हुए बताती है कि रविवार के दिन के बाद कितने दिन बीत गए, जैसे कि पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई इन दिनों के बीच। तो मैं बताती हूँ कि मैं कैसी हूँ और किस हाल में हूँ। ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं शुरू से बताती हूँ कि उस दिन रविवार के दिन हमारे साथ क्या हुआ था, हम कैसे वहाँ से निकले थे सारा सामान पैक करके, है ना। तो ये सब उसे बताती है, शुरू से बताती है। 3 बजे थे, हेलो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूंकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी थी। कौन? एन फ्रैंक। इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई। मार्गोट एन फ्रैंक की बहन होती है और वह बहुत ही गुस्से में थी। पापा को एएसएस में बुलाए जाने का नोटिस मिला है, वह फुसफुसाई। माँ मिस्टर वानदान को देखने गई हुई थी। मिस्टर वानदान इनका पड़ोसी रहता है और पापा का बिजनेस पार्टनर भी रहता है, एन फ्रैंक के पापा का। तो एक एएसएस से लेटर आया हुआ था। मार्गोट को लगा कि वो पापा के लिए आया है, कि उनको वो शिविर में जाना है। लेकिन जब पता चला कि वो मार्गोट के लिए था, मार्गोट उसकी बहन 16 साल की थी, उसके लिए था, तो सब फिर चकित रह गए। एकदम से आंखों तले अंधेरा छा गया। मैं अवाक रह गई थी। बुलावा, हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब है।
यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। यातना किस तरह से दी जाती थी वो एन फ्रैंक से छुपा हुआ नहीं था। नाजीवादी यहूदियों पर तरह तरह की यातनाएं ठोकते थे और अत्याचार करते थे, उनके ऊपर उनका शोषण करते थे, वो सब एन फ्रैंक को पता था। तो जैसे ही बुलावा आया एन फ्रैंक एकदम से चिंतित हो गई। तो कैसे पापा को, मतलब पहले तो यही था कि पापा को भेजना है, पापा को जाना वहाँ पर, तो कैसे पापा को ऐसी स्थिति में वहाँ भेज सकते हैं, ये सोचकर एन फ्रैंक परेशान हुई। फिर बाद में पता चला माँ मिस्टर वानदान से पूछने गई है कि कल हम छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा था। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। हम आगे बात ही नहीं कर पाए। ये ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं, माँ के लिए इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ये हेलो ही होगा, मैंने कहा था। फिर एन फ्रैंक की जो बहन थी उसने कहा कि दरवाज़ा मत खोलना। मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना ही पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी को भीतर नहीं आने दिया। मुझे मार्गोट को बाहर भेज दिया गया क्योंकि वानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। किस बारे में, कि क्या करना है, आगे कहाँ जाना है। और बाद में पता चलता है कि जो बुलावा आया था वो मार्गोट के लिए आया था। तो ये सुनकर तो और ज़्यादा चिंता बढ़ गई। मार्गोट 16 वर्ष की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उसके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। तो फिर ऐसे टेंशन होती है कि अज्ञातवास, हम कहाँ जाकर छुपेंगे, किस शहर में रहेंगे, किसके घर में रहेंगे, किसकी छत पर रहेंगे। ये सब सवाल एक साथ एन फ्रैंक के मन में आने लगे थे, जो कि वो किट्टी को बता रही है कि किट्टी, हमारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल उस समय आ रहे थे कि हम कहाँ जाकर छुपेंगे और कैसे रहेंगे। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। तो ये बताया गया कि जितना भर सको उतना सामान ले लो क्योंकि वहाँ बहुत दिनों तक रहना पड़ सकता है। तो उसकी बहन और एन फ्रैंक ने ज़रूरी सामान जो भी था वो सब भर लिया। इसने डायरी ठूसी पहले एन फ्रैंक ने, फिर और भी सामान। उसको ड्रेस से, पोशाक से कोई लगाव नहीं था, लेकिन अपनी स्मृतियाँ नहीं रह जाएं, यादें जो चीज़ थी यादों में वो ना छूट जाए, उसका उसने खास ख्याल रखा और वो सारी चीज़ें उसने फटाफट अपने थैले में भर ली। अजीबोगरीब चीज़ बता रही है कि वो अजीबोगरीब चीज़ें थी जो कि मैंने जल्दबाजी में सब रख ली। फिर तब हमने मिस्टर किलीमैन को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ जाएंगे। मिस्टर वानदान चले गए ताकि मीएफ को लिवा ला सकें। मीएफ आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। तो मीएफ ये सब रहते हैं, ये जो इनके पिता रहते हैं उनके ऑफिस में काम करते हैं और इनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग से भरा एक थैला लेकर गई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। इसमें से किसी की भी खाना खाने की इच्छा नहीं हुई क्योंकि सुबह सुबह निकलना था। इसके लिए सबका मन भारी हो रहा था क्योंकि ये अंतिम दिन था उस घर में। फिर आगे बताती है एन फ्रैंक कि हमने अपने ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 30 बरस के एक विधुर मिस्टर गोल्डस्मिथ को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम को कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वहीं पर मंडराता रहा। मीएफ और जॉन गियज रात 11 बजे आए। तो मीएफ 1933 से ही पापा की कंपनी में काम कर रही थी, इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी वो। और उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे।
एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवेयर और किताबें मीएफ के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। तो ये सारा सामान किसी न किसी के साथ भिजवाया जा रहा था। 11:30 बजे वे खुद भी विदा होकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये रात मेरे अपने बिस्तर की आखिरी रात है। तो ये सोचकर वह सो गई और सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर ही उसकी आंख खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रीज में गुजारने जा रहे हैं, क्योंकि इतना सारा सामान हाथ में कैसे लेकर जाएंगे, बैग में भी कितना ठूसेंगे। इसके लिए कपड़े जितने भी थे वो खुद ने ही सारे पहन लिए। तो बाद में बताती है कि सिर्फ इतनी सी ही थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंटें, एक ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स और भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इसके अलावा और भी कुछ ओढ़ पहन रखा था। तो इतना सारा पहनने का कपड़ा एक साथ उसने अपने शरीर पर डाल लिया था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, क्योंकि किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, एन कैसा लग रहा है तुम्हें। तो ये लेखिका बताती है, एन फ्रैंक, कि उस समय मेरी स्थिति क्या थी, मेरी मनोदशा क्या थी। ये किसी ने भी एक बार नहीं पूछा कि एन तुम्हें कैसा लग रहा है आज घर छोड़ते वक्त। मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूस ली और वह अपनी साइकिल लेने चली गई। फिर मीएफ की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी। तो बताती हैं कि पापा का जो ऑफिस है उसी के नीचे हम लोग रहने जा रहे थे। सबको जानकारी थी, लेकिन मैं तो उसको अनजान जगह ही मानूंगी। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मुर्तजे की एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी भी जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हमने गोल्डस्मिथ के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ा जाना था। तो गोल्डस्मिथ जो कि उनके मकान में रहता था उसके लिए एक नोट छोड़ा था कि उनकी ये बिल्ली है, इसको उनके पड़ोसियों के घर पहुँचा दें। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तर, मेज़, बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, ये सारी चीज़ें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़ जाने से हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे, कहीं सुरक्षित स्थान पर, बस अपनी जान बचाना चाहते थे कि कैसे भी कोई सुरक्षित जगह पर हम पहुँच जाएं। तो बताती हैं कि आगे की बात मैं आपको कल बताऊंगी। एन फ्रैंक ऐसा कहती हैं। तो बच्चों, एन ने अपनी पहले पन्ने में डायरी में बताया कि उन्होंने किस तरह उनके परिवार ने जाने का बंदोबस्त किया। फिर दूसरे दिन गुरुवार 9 जुलाई 1942 को डायरी का दूसरा पन्ना लिखती हैं और किट्टी को संबोधित करते हुए बताती हैं कि आखिर हम लोग चल पड़े। मम्मी पापा और मैं तेज़ बरसात में भीगते हुए हम तीनों थैले में सामान भर के जो रखा था, अल्लम गल्लम चीज़ों से ऊपर तक जो ठूस कर रखा था सामान, वो लेकर हम वहाँ से निकल पड़े और लोग हमें देखे जा रहे थे। हमारे सीने पर पीला सितारा लगा हुआ था जो कि यहूदियों की पहचान था, वो लगाना ज़रूरी होता था और लोग हमें देख रहे थे, लेकिन कोई वाहन की सुविधा हमें उपलब्ध नहीं करवा रहा था कि हम कैसे वहाँ तक जाएं। बरसात में भीगते भीगते हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो जब आगे गली में पहुँचे तो मम्मी पापा ने धीरे धीरे हम दोनों बहनों को बताना शुरू किया कि हमने ये बंदोबस्त बहुत पहले से ही कर लिया था और 16 जुलाई तय किया था कि अज्ञातवास मतलब छुपने की जगह में हम 16 जुलाई को जाएंगे। लेकिन मार्गोट के लिए अचानक से जो बुलावा आया उसके चलते इनको डिसीजन बदलना पड़ा और 10 दिन पहले ही घर छोड़ना पड़ा। तब ये मतलब वहाँ पहुँचते हैं जो जगह थी। बाद में ये बताते हैं कि छिपने की जो जगह है वो पापा का ऑफिस की जो इमारत थी उसी में थी, जो कि पहले नहीं बताई गई थी हमें। बाद में बताया गया कि पापा का ऑफिस है, वही इमारत में हमें छुपना था। और पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग ज़्यादा नहीं थे, बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मीएफ
23 वर्ष की टाइपिस्ट, ये सब थे। फिर आगे बताती हैं कि इमारत के बारे में बताती हैं कि तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह हैं, जहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। ये वो इमारत है जहाँ उनके पापा काम भी करते हैं और इसी इमारत में इनको छुपना था। फिर ये बताती हैं कि एक दरवाज़ा बाहर से खुलता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कमरे हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाज़ा है और उसके पास सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां ऊपर चढ़े तो एक और दरवाज़ा आता है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी हुई है और इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है। यहीं आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है और बहुत ही हवादार, खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान यहाँ बेप, मियप और मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं, तो वो लोग वहीं पे काम करते हैं सब। और तो एन बता रही है कि ऑफिस किस तरह का था और वहाँ कौन कौन से कमरे थे, कौन से कमरे में कौन काम करता था, ये सब जानकारी इस पैसेज में दी गई है। फिर आगे बताती हैं कि सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाज़ा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक ही दरवाजे के पीछे बहुत सारे कमरे हैं, इसके लिए इन्होंने यही जगह को चुना छुपने के लिए। फिर आगे बताती हैं बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाज़ा एक छोटे कमरे का है। ये परिवार की 2 जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पाखाना की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। तो इस तरह से एन बताती हैं कि उनका कमरा मार्गोट और उसके लिए एक स्टडी रूम अलग से दिया गया था। यदि आप और सीढ़ियाँ चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान के ऊपर एक बहुत बड़ा खुला खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस चूल्हा है और एक सिंक है। भगवान का शुक्र है कि ये मिस्टर कुलगर की प्रयोगशाला के काम आता था। तो मिस्टर कुलगर जो कि इनके पापा के ऑफिस में ही काम करते थे। मिस्टर और मिसेज वानदान का बेडरूम और रसोई घर होगा। ये एन बता रही हैं कि शायद ये मिस्टर वानदान जो कि इसके पापा के बिजनेस पार्टनर थे, उनके लिए उनका रसोई घर होगा। तो इस तरह से पूरी की पूरी बिल्डिंग की रूपरेखा अपनी डायरी में लिखती हैं। फिर आगे देखो बच्चों, शुक्रवार 10 जुलाई 1942 को तीसरा पन्ना लिखती हैं डायरी का और फिर से किट्टी को संबोधित करते हुए बताती हैं कि मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं। मैं यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों में पता चलेगा। तो वो बताती हैं, अपनी मुसीबतें बताना चाहती हैं कि देखो इतना बड़ा मैंने बखान किया, इतना वर्णन किया है इस इमारत का, सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। तुम ज़रूर बोर हो गई होंगी, लेकिन मैं बताती हूँ कि हम लोग यहाँ कैसे पहुँचे हैं। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूँगी। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की। 263 प्रिंसेन गास्ट में हमारे पहुँचने पर मियप तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले आई। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी। तो किस तरह से शुरुआत जब हुई, वहाँ घर से निकले तो किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, वो सब एन यहाँ पर बता रही हैं। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से टूसे पड़े थे। कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत के ऊपर कपड़ों से अटा पड़ा था मतलब भरा पड़ा था। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते थे तो ये सारा सामान तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी। तो पूरा सामान बिखरा हुआ था और पूरा का पूरा काम इन दोनों बहनों को
मतलब करना पड़ा। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की, मतलब माँ और जो इसकी बड़ी बहन थी वो थक चुकी थी, वो नहीं कर सकती थी। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई, थकी, बेहाल और पस्त। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला। तो पूछा जा सकता है एक लाइन में आंसर कि सफाई का कार्य किसने संभाला। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीले ठोकते रहे, तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे, आखिर थक कर चूर हो गए। तो इस तरह से वो बताती हैं कि मैंने और पापा ने मिलकर उस घर की साफ सफाई की, जिससे हम आराम से वहाँ रह सके। फिर मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा किया और बेप और मियप, जो कि उनके ऑफिस में काम करते थे, राशन कूपनों से शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैकआउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया। तो 13 साल की थी पर बहुत मेहनती थी। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे। बुधवार तक तो मुझे ये सोचने की फुर्सत नहीं मिली कि मेरी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। तो यहाँ पर बताती है, ये देखो एन दूरबीन से दूसरे घर को झांक रही है, क्योंकि इसकी जो खिड़कियाँ हैं वो ऐसा कांच है जो आर पार नहीं देख सकती थी। इस रूम में आकर वो दूसरे घरों की रोशनी में देखती है कि क्या क्या हो रहा है उनके घर में, क्योंकि इनको रोशनी में भी रहने की अनुमति नहीं थी। इस आगे के खत में वो बताती हैं शनिवार 28 नवंबर 1942 कि इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे हम लोग। तो डर था कि बिजली कट जाएगी या फिर हमें मिलना बंद हो जाएगी। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं, कितना मज़ेदार ख्याल है, ऐसा वो सोच रही हैं। फिर बताती हैं कि यह अरसा इससे कम भी हो सकता है। बहुत अंधेरा हो जाता है 4:30 बजे ही, और दिन में पर्दा बिल्कुल भी हटाना मना था। जैसे ही अंधेरा होता था वो उल जुलूल हरकतें करके अपना टाइम निकालते थे, पहेलियाँ बुझाते थे, अंधेरे में व्यायाम करते थे, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते थे और किताबों की समीक्षा करते थे। तो इस तरह से अपना टाइम व्यतीत करते थे। एंड ये अपना समय गुजारने का तरीका बता रही हैं कि इस समय हम ये सब करके अपना टाइम निकालते थे। हम कुछ भी करें थोड़ी देर बाद बोर होने लगता था। कल मैंने वक्त गुजारने का नया तरीका खोज निकाला। फिर जैसे ही मतलब दिन में पर्दा हटा नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता था पर्दा हटा सकती थी और दूरबीन लेकर दूसरे के घरों में क्या हो रहा है, पड़ोसियों के घर में कौन क्या कर रहा है, ये सब देखना उसको अच्छा लगता था, तो वो देखती थी। तो वो पड़ोसियों के बारे में बताती हैं कि कोई डिनर कर रहे थे, कोई फिल्म बना रहा था, कोई दंत चिकित्सक था जो कि एक बुढ़िया का इलाज कर रहा था। फिर वो आगे मिस्टर डसेल के बारे में बताती हैं कि वो बहुत ही बोर करने वाले भाषण देते थे। उनकी बातों से मैं बोर हो जाती थी, लेकिन अगर उनकी बातें मैं नहीं सुनूं तो वो मम्मी से मेरी शिकायत कर देते थे। तो इस तरह उनको चुगलखोर भी बताती हैं मिस्टर डसेल को। तो आगे बताती हैं कि मैं उनके साथ महाराज डसेल के साथ ये लंबोतरा संकरा कमरा शेयर करती हूँ, और चूंकि मुझे हम 3 बच्चों में आमतौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है, मुझे मतलब तुनक मिजाज समझते थे वो, तो मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान न धरूं, न सुनने का नाटक करूं। तो वो ऐसे चुगलखोर हैं कि मम्मी को मेरी बात बता देते हैं, शिकायत कर देते हैं। फिर आगे वो बताती हैं कि मतलब वो मम्मी से मुझे दोबारा ना सुनना पड़े कुछ, इसके लिए उनकी बातें मैं सुन लेती हूँ। फिर बताती हैं सचमुच मीन मेख निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हो और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कारा फटकारा जाए तो ये सब झेलना आसान काम नहीं। वो अपनी आत्मानुभूति शेयर कर रही हैं कि किस तरह से मुझे डांट पड़ती थी, मैं ही सबकी नज़रों में खटकती थी। फिर रात को सोते समय वो अपने पापों और अपनी खामियों के बारे में खुद ही सोचती थी और सोचती थी कि मैं किस तरह से प्रतिक्रिया दूं, मैं गलत हूं या सही हूं, ये मैं कैसे बताऊं। तो उनकी एन की इन बातों से कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि वो कितनी भावुक थी
और कितनी समझदार थी। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो वह 13 साल की थी, लेकिन उसकी बातों के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत ही समझदार मालूम होती है, क्योंकि वह रात को सोते समय हमेशा अपने बारे में सोचती थी और ये सोचती थी कि पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचकर अपने मूड के हिसाब से हमेशा ये सोचती रहती थी कि मैं हंसूं या रोऊं। तो इस तरह की बातों से हमें ये कहीं ना कहीं पता चलता है कि वो बहुत ही समझदार लड़की थी। फिर ये सोचते सोचते वो सो जाती थी और बाद में वो बताती हैं कि किट्टी, इन सब बातों में मैं तुम्हें उलझाना नहीं चाहती। मैं तो यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि उससे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आगे के खत में शुक्रवार 19 मार्च 1943 को वह बताती हैं कि अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हम कैसे भी खुश थे, पहेली बुझाकर या आपस में बातचीत करके अपना टाइम समय निकाल रहे थे, दूरबीन से देखकर पास पड़ोस में क्या हो रहा है वैसे करके टाइम निकल रहा था। लेकिन अचानक से हमारी खुशी निराशा में बदल गई। हुआ क्या था कि टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था और एक केंद्रीय मंत्री ने आकर बताया कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में हो गया है। फिर बताती हैं कि 1000 गिल्टर के नोट को अवैध मुद्रा घोषित किया गया था। ब्लैक मार्केटिंग का धंधा करने वाले और उन जैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा झटका था कि कोई भी मतलब जो चलन में है नोट अभी चल रहे हैं और अचानक से बंद कर दिया जाए तो कालाबाजारी तो बंद हो ही जाती है। जैसे हमारे मोदी जी ने की थी एक बार नोटबंदी, तो उससे बहुत कुछ कालाबाजारी बंद हो गई थी। तो ऐसे ही वहाँ पर भी 500 के गिल्टर के नोट जो थे उनको अचानक से बंद कर दिया गया था। फिर मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आदम के ज़माने के पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो जाएगा। तो वो बताती हैं कि मिस्टर डसेल को ये मशीन मिल गई थी तो अवश्य ही वो कुछ न कुछ प्रयोग मेरे ऊपर ही करने वाले हैं। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसेल भयंकर रूप में आलस दिखाते हैं। न केवल वे चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं और भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट जो उनकी डच अध्यापिका है उनके ये पत्र ठीक करती है। पापा ने उन्हें मना किया कि वे ये सब कारोबार बंद करें। मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए, लेकिन मुझे लगता है कि वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। तो वो इतने आलसी हैं कि मार्गोट से अपना काम करवाते थे, लेकिन पापा ने वो सब मना कर दिया। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे थे। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच ये सब करुणाजनक था। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। मेरा नाम हेनरिक सापेल है। तो वो यहाँ पर ये बताती हैं कि ये सब कठपुतली जैसे लग रहे थे। ये जितने भी सैनिक थे, जिस तरह से कठपुतली को कोई नचाता है वैसे नाचती है, वैसे ही हिटलर के जो सैनिक थे ऐसे लग रहे हैं कि वो भी इशारों पर ही नाच रहे हैं। जो उनको बुलवाया जा रहा है वो सब वो घायल सैनिक बोल रहे हैं। तो ये सारी बातें वो रेडियो पर सुनती है। फिर आगे बताती हैं कि आप कहाँ जख्मी हुए थे। तो वो बताते हैं सनाली ग्राद के पास। किस किस्म का घाव है ये? दोनों पाँव बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। तो वो सब उन घायल सैनिकों की बातें उसको कठपुतलियों के खेल की जैसी लगती हैं। फिर आगे बताती हैं डायरी के अंत में पन्ने के अंत में कि डसेल साहब से साबुन ज़मीन पर गिर जाता है और वो अचानक गायब हो जाता है। तो इस अभाव की स्थिति में जहाँ हम अज्ञातवास में रह रहे थे और हर चीज़ का अभाव महसूस कर रहे थे, जोड़ जोड़ कर चीज़ों का उपयोग कर रहे थे, उस समय एक साबुन जैसी छोटी सी चीज़ का भी कम हो जाना, अभाव हो जाना बहुत बड़ा अभाव दिखता है। इस तरह की बातें, मतलब बहुत ही समझदारी की बातें एन यहाँ पर लिख रही है। तो उनको हर महीने युद्ध के समय घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती थी। आगे के पत्र में वो बताती हैं कि प्यारी किट्टी, इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई कि बैठे बैठे कम से कम मैं मेरे वंश, हमसे पहले कौन था, उनसे पहले कौन था, तो पूरी की पूरी मुझे ऐसे टेबल बनानी थी और उसमें मेरा
खासा इंटरेस्ट बढ़ गया था कि मैं मेरे परिवार की पूरी वंश तालिका तैयार करूं। तो मैं वो सब चीज़ पर काम करने लगी हूँ। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गहरे और गहरे उतरना ही पड़ेगा। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेंगी, क्योंकि पहले की हमसे पहले की पीढ़ी हमारी कैसी थी, जैसे अंदर अंदर घुसते जाओगे वैसे वैसे बहुत सारी जानकारियां हमें मिलेंगी। तो एन ये सब कर रही थी वहाँ पर। तो आगे बताती हैं कि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ। रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझती हूँ। इसके बावजूद मैं ज़्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ। तो फिल्मों पर समीक्षा करना इसको अच्छा लगता था, और फिल्मों पर पत्रिकाएं पढ़ना, उनके बारे में जानना, कलाकारों की सोच समझना, ये सब एन को बहुत अच्छा लगता था। तो जो थे उनके पापा के मित्र, वो उनको हर संडे को पत्रिका लाकर दे देते थे जो कि फिल्मों से संबंधित होती थी। लेकिन ये बात उनकी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, और मम्मी ताने मारती थी इस बात के लिए। और जो बेब थी, जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्में देखने जाती थी, लेकिन उससे पहले ही वो सारी जानकारी उस फिल्म की एन से ले लेती थी, और ये सब मम्मी को अच्छा नहीं लगता था। जब भी मैं नई केस सजा बनाकर बाहर आती हूँ, मैं सबके चेहरे पर उग आई असहमति साफ साफ पढ़ सकती हूँ। तो वो बताती हैं कि जब मैं हेयर स्टाइल बनाती थी, नए नए तरीके से मैं अपने केस सजाती थी, तो घर वालों को ये अच्छा नहीं लगता था। कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर असहमति का भाव रहता था, जो मुझे साफ साफ नज़र आता था। और ये भी बता सकती हूँ कि कोई ना कोई ज़रूर टोक देगा, मैं फलां फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा ये जवाब, ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है, मजाक के रूप में लिया जाता है। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, ये आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका रहता। जब तब मैं उससे बोर हो चुकी होती हूँ, सबकी टिप्पणियाँ सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। तो ये बताती हैं कि किस तरह सब लोग मेरे ऊपर ताने कसते थे, मुझे ये सब सुनना पड़ता था, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से वो बताती हैं। एन आगे के खत में बुधवार 28 जनवरी 1944 को पिट्टी को किट्टी को संबोधित करते हुए बताती हैं कि मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है, जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती हैं। तो तुम तो गाय की तरह हो, जो रोज़ मैं बताती हूँ किट्टी, वो तुम सुन सुनकर क्या नीरस नहीं हो जाती हो? तुम्हें उबासी आने लगती होगी मेरी सारी ये बातें बासी खबरों को सुनकर। सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगती होंगी, लेकिन ज़रा मेरी हालत की कल्पना करो, जिसे रोज़ रोज़ यही सुनना पड़ता है। तो तुम सोचो, तुम्हें तो फिर भी मैं बहुत कम सुनाती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कितनी बासी खबरें सुननी पड़ती हैं, वो तुम सोचकर हैरान हो जाओगी। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती, तो मम्मी या मिसेज वानदान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती हैं जो हम 1000 बार सुन चुके हैं। तो किट्टी, मैं तो वो कहानी रोज़ सुनती हूँ जो पहले भी 1000 बार सुन चुकी हूँ। तो मम्मी और जो मिस्टर वानदान हैं, पापा के बिजनेस पार्टनर, उनकी वो हमेशा वाली कहानियाँ रोज़ रोज़ सुनती हूँ, और उनको सुनकर मैं और बोर हो जाती हूँ। तो वो कौन कौन सी कहानियाँ, सब खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी 4 लोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियाँ, इस तरह के किस्से मैं रोज़ 1000 बार सुन चुकी हूँ, और वही हमेशा सुनती रहती हूँ। तो किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उनकी पंच लाइन पता होती है। तो नई बात हमारे लिए कुछ है ही नहीं, हमें सब वो बासी और नीरस खबरें ही यहाँ पर सुननी पड़ती हैं, और अकेले हंसना भी पड़ता है। अलग अलग वाले, राशन वाले, कसाई, जो घरों की इन दो भूतपूर्व मालिकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा। एनेक्सी की यह हालत है कि यहाँ नया और ताज़ा सुनने सुनाने कुछ है ही नहीं। तो किट्टी को संबोधित करते हुए बताती हैं कि हम तो और नीरस हो रहे हैं, और रोज़ रोज़ वही बातें, पुरानी सड़ी गली बातें हमें सुनने को मिलती हैं। फिर भी इन सारी चीज़ों में ताज़ा सुनाने सुनाने को कुछ नहीं बचा है। लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत नहीं होती, जो मिस्टर क्लीमेन जॉन मियप पहले ही बता चुके होते। कई बार मैं मेज के नीचे
अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ कि मतलब मेज़ के नीचे बैठ जाती हैं और सोचती रहती हैं कि मैं बीच में बोलूँ या नहीं बोलूँ, टोकना अच्छा लगेगा क्या, ये सोचकर वो अंदर ही अंदर खुद ही चिकोटी काटती रहती हैं। सही लाइन पर लाने की हिमाकत न करें। वो सोचती हैं कि बड़ों को टोकने और उनको बीच में बोलने की हिम्मत ही नहीं करनी चाहिए। भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतरी ही जा रही हो, भले ही उनकी बातों में कोई दम ना हो, लेकिन हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो ये उनकी समझदारी का प्रतीक है। किसका? एन की समझदारी। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे और भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। तो ये लोग जो मतलब दूसरी और भी हमारी तरह कहीं भूमिगत हैं, अज्ञातवास हैं, छुपे हुए हैं, उनके बारे में रोज़ रोज़ बातें करते हैं कि वहाँ पर उन लोगों की हालत ऐसी है, वहाँ छुपे हुए हैं, वो सब वहाँ ये कर रहे हैं और उनकी मदद करने वाले कैसे कैसे उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये सब यहाँ पर किट्टी को बताती है कि हमें उन सब की तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, जो उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना ये तो आम बात हो गई है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं जैसे फ्री नीदरलैंड जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं और फिर अज्ञातवास में छुपे लोगों की वो मदद करते हैं। तो सही में वो हिम्मत वाले लोग हैं कि अज्ञातवास में छुपे लोगों की वो किस तरह से अपना जीवन कठिनाइयों में डालकर, मुसीबतों में डालकर दूसरों की मदद करते हैं। वो लोग धन्य हैं। तो ऐसा किट्टी ये एन फ्रैंक बताती है कि ये लोग सही में बहुत अच्छे हैं कि अपनी जान को खतरे में डालकर छुपे हुए लोगों की मदद करते हैं। फिर आगे बताते हैं कि पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बातें करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबें और अखबारों की बात करते हैं। तो ये वो बताती हैं कि किस तरह की बातें करते हैं। हमारे मददगार रोजाना अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। तो जो भी हमारी मदद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को जीत रहे हैं और हमारा दिल जीत रहे हैं। अजीब अजीब कहानियाँ चल रही हैं, उनमें काफ़ी सच है। कभी मिस्टर क्लीमेन गेल्डलैंड में भूमिगत हो चुके आदमी और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे थे। हिल्वरसम में नए राशन कार्ड जारी किए गए। ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं, राशन खरीदने की सुविधा उनको मिल सके, उनको राशन कार्ड तक उपलब्ध करवाए। किसने? मिस्टर क्लीमेन और दूसरे लोगों ने। फिर आगे बताती हैं कि जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार से आग्रह किया कि वे फला दिन एक अलग मेज पर आकर अपने कार्ड ले जाएं। इन सबके साथ ये ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनी को हवा भी न लगे, क्योंकि जर्मनी के जो नाजीवाद थे वो यहूदियों पर अत्याचार कर रहे थे। तो इस बात की उनको भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम गुप्त रूप से राशन कार्ड बांट रहे हैं और अज्ञातवास में छुपे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये इस तरह से वो सब चीज़ अपनी डॉल किट्टी को शेयर करती हैं। कौन? एन फ्रैंक। फिर आगे के खत में बताती हैं कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्के स्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी और उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। तो अपनी डायरी के बारे में उसको पहले ही पता था कि ये मैंने जो भी कहानियाँ लिखी हैं वो बाद में छपने वाली हैं, क्योंकि इसकी घोषणा पहले ही हो गई थी कि जो भी इस बारे में इस दौरान जो जो घटनाएं हो रही हैं इनके बारे में विवरण देगा, उनकी डायरियों को पत्रिकाओं में छापा जाएगा। तो वो इस बात को लेकर बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं कि आगे जाकर मेरी डायरी छपेगी और इसका शीर्षक भी ऐसा ही रखूँगी जिससे लोग जासूसी कहानी समझेंगे। मैं सही बता रही हूँ, युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे, यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अभी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसे डर जाती थी। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने
इज्मू ईडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां। तो हम काफ़ी डर गए थे जब ब्रिटिश के वायुयानों ने गोले बरसाए, बड़े बड़े गोले बरसाए, तो हमारा तो घर पूरा कांप गया था। और घरों में कैसी महामारियां फैली हुई हैं, तुम्हें इन सब की कुछ खबर नहीं। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइन में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरें साइकिलें सब चुरा ली जाती हैं। तो ऐसी हालत थी यहूदियों की, वो छुप कर भी नहीं रह सकते थे। वो बाहर निकलते थे तो उनकी गाड़ियां भी चोरी हो जाती थी। वहाँ के डॉक्टर इलाज तक नहीं कर पाते थे। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रहा। तो इस तरह की घटनाओं का वर्णन एन फ्रैंक यहाँ पर बताती है। फिर बताती है कि छोटे बच्चे 8-8 10-10 बरस के होंगे लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते थे और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते थे। इतने तेज मतलब वहाँ के छोटे छोटे बच्चे होते थे। फिर लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलेगी। चोरी पर टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों के नाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते थे। तो इस तरह से चोरियों की बात एन ने बताई। तो डच लोग थे, उनकी नैतिकता की बात बताई कि वे लोग अच्छे नहीं थे, सब भूखे हैं, नकली कॉफ़ी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन दो, दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल हैं। सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.50 गिल्ड का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। तो ये सब की हालत यहाँ पर हो रही है। इसका एक लाभ भी हुआ, खाना जितना खराब होता जा रहा था बिक्री उतनी ही गंभीर हो रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में थे। तो बहुत कम लोग ही डच लोग ऐसे थे कि जो कि गलत काम कर रहे थे। तो इस तरह से अपनी बात इस खत के अंत में रखती है। तो बच्चों आगे के खत में 11 अप्रैल 1944 को फिर से किट्टी को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक ये खत लिख रही है और इसमें बता रही है कि मैंने गुरुवार को तुम्हें पिछली बार लिखा था, आज फ्राइडे हो गया है, हम लोग मोनोपोली खेल रहे हैं, शनिवार भी हम यही खेल खेले, दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। तो अचानक से गोलीबारी शुरू हो रही थी, ऐसे मतलब मर्द लोगों ने हमने सब बताया था। बाकी लोगों के लिए तो सब कुछ शांत था। फिर रविवार के दिन मेरे आमंत्रण पर पीटर जिसको मतलब ये बहुत प्यार करती थी लेकिन वो इसको सिर्फ अपना दोस्त ही समझता था, तो पीटर आ गया था और 5 बजे तक मैं पीटर के साथ बैठी रही और रेडियो पर बोलती है कि मुझे रात्रि राग जो होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं सुनने के लिए। तो वो सुनने के लिए मैं ऊपर चली गई थी क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है। तो इसके लिए वह रात्रि राग सुनती थी। फिर रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ रखा था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ बैठ गए। तो ये दोनों जाकर छत पर बैठ गए थे दोनों, और दोनों बहुत ही कुशन लेकर चले गए थे जो कि मिस्टर डसेल का था। डसेल को इस बात का गुस्सा आ जाता है तो वो चिढ़ जाता है। और ये दोनों जाकर पीटर और एन जो दोनों जाकर कुशन लेकर अटारी पर बैठ गए थे और सहारा लेने के लिए 2 पेटियां थी, उसका सहारा लेकर ये बैठे थे और इनके साथ मोची भी थी। अचानक 8:45 मिस्टर वानदार ने सीटी बजाई। किस लिए? कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले आए, और हम कूदे, कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वानदार हमारे साथ थे। ये कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खफा मतलब गुस्से में थे कि जो वो तकिया मैं उठा लाई थी उसको वो कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें डर था
कि उसके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा लिया इसके लिए, क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 बड़े ब्रूस घुसेड़ दिए, लेकिन जब मिस्टर डसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रूस निकाल लेने पड़े। तो मिस्टर डसेल ने उनको सजा दी कि चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठो, और इस बात को लेकर दोनों हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। कौन? एन और पीटर। एन पीटर से बहुत प्यार करती थी, इसके लिए दोनों बहुत खुश रहते थे। लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही ख़त्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने हौले से दरवाज़ा खटखटाया और पापा से कहा कि वे ज़रा ऊपर आए, उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। तो इस बात से एन एकदम सख्ते में आ जाती है कि वो कहती है कि मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। मैंने मार्गोट से कहा, तय है पीटर ने किसी और बहाने से ये बात कही है। तो अपनी बहन को बताती है, जिस तरीके से वह मर्द लोग बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही थी। पिताजी मिस्टर वानदान और पीटर लपक कर नीचे पहुँच गए। मार्गोट, माँ मिसेज वानदान और मैं ऊपर इंतज़ार करते रहे। 4 डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती हैं। तो हमें मतलब कुछ शक हो रहा था कि ये मतलब ये आपस में मर्द लोग क्या बातें कर रहे हैं, और हम लेडीज़, माँ, मार्गोट और मैं, हम चुपचाप ऊपर बैठे हुए थे और मिसेज वानदान भी हमारे साथ थी। जब तक हम नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना, हम बातों में लगी रही। अचानक से एक धमाका सुना और मेरा सोचना सही था कि दाल में कुछ काला है। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने 9:45 बजाए। हमारे चेहरे का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद हम डरे हुए थे। हम शांत बने रहे। हम डरे हुए थे लेकिन चुप रहे, कुछ आवाज़ नहीं निकाली। आदमी लोग कहाँ थे? वे धमाके की आवाज़ कैसी थी? क्या वे लोग सेंधमारी के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते थे। तो इतना भयंकर डरावना माहौल बना हुआ था इनका। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ आई। पापा का चेहरा पीला पड़ गया। वे नर्वस थे। पहले वे भीतर आए, फिर उनके पीछे मिस्टर वानदान, और बोले कि बत्तियाँ बंद कर दो, दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। तो इनको अचानक लगा कि पुलिस को पता चल गया कि हम लोग यहाँ छुपे हुए हैं और पुलिस यहाँ पर हम लोगों को देखने आ रही है। तो इस तरह से सबके मन में डर बन गया था। अब डरने का वक्त नहीं बचा है। बत्तियाँ बुझा दी। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई। हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ बताने वाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10:10 तक वापस नहीं आए। तो फिर पीटर की खुली खिड़की में से निगाहें रखते थे। पीटर देखता था कि खिड़की में से कुछ पता चले। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ। फिर बाद में पता चलता है कि वह नीचे गया तो देखता क्या कि गोदाम के दरवाजे में से बाईं तरफ का आधा फट्टा गायब है। वह लपक कर ऊपर आया और होमगार्ड्स को चौकन्ना किया। वे चारों तरफ लपके लपके नीचे आए। जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेंधमार अपने धंधे में लगे हुए थे। बिना सोचे समझे मिस्टर वानदान चिल्लाए, पुलिस! बाहर भागने की आवाज़ आई। सेंधमार भाग चुके थे। फट्टे को दोबारा उसी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चले। लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता कि फट्टा फिर से गिर गया। पुरुष लोग सेंधमारों की टिठाई पर हैरान थे। मिस्टर वानदान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वानदान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसी जगह लगाया गया। तो फट्टा इसलिए लगाया गया ताकि यहाँ जो सब रह रहे थे जगह पर, इसका किसी को पता न चले। लेकिन अब ये संकट था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी कि बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टॉर्च की रोशनी फेंकते हुए नजर आए। तो सबको लगा कि ये क्या मुसीबत है। तो बाद में एक भुनभुनाया। पुलिस के बजाय सेंध मारो वाली हालत में आ गए। चारों लपक कर ऊपर आए। डसेल और मिस्टर वानदान ने डसेल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाज़ा खोला। रसोई और प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली। तो इस तरह से ये बताती हैं कि उस दिन अचानक से हम घबरा गए थे। हमें लगा कि पुलिस आ गई है हमें देखने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बच्चों, आगे अंतिम खत में किट्टी को फिर से संबोधित करते हुए एन बताती है
ये खत उसने लिखा 13 जून 1944। डायरी का अंतिम पेज। मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया। अभी अपने जन्मदिन की बता रही हैं कि इस समय वह 15 वर्ष की हो चुकी हैं और उनको कौन कौन सा उपहार मिला वो बता रही हैं। 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक मिली, 2 बेल्ट, एक रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्केट की तरफ से सोने का ब्रेसलेट, इस तरह से। फिर वो बताती हैं कि मिएप और डसेल की तरफ से भी कुछ गिफ्ट मिले, वहाँ जो रह रहे थे उस तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिला। कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की किताब मिली, क्रीम से भरे चीज़ के 3 स्लाइस मिले और पीटर ने पियोनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया, जो बेचारे उनको बहुत ही मुश्किल से जुटाना पड़ा होगा। आगे बताती हैं कि बहुत ही ख़राब मौसम चल रहा था, लगातार बारिश हो रही थी और समुद्र भी उफान पर था। इसी समय कल चर्चिल, स्मट्स और आइजवर तथा आर्मोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले ही कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया। तो फ्रांस के गांवों में ये सब गए, चर्चिल और इनके बहुत सारे साथी। चर्चिल एक टारपीडो नाव में थे, इससे तटों पर गोलीबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं डर किस चिड़िया का नाम है, मतलब एकदम बहादुर इंसान है चर्चिल। नाव में जा रहा है, टारपीडो नाम की नाव है और क्योंकि इससे आसानी से गोलीबारी की जा सकती है समुद्र के तटों पर। फिर आगे बताती हैं कि यहाँ हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की था पाना बहुत मुश्किल है। इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे ठाले भी खुश रह लेते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपनी कमर कसी ली, अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। जो लोग ये दावे करते फिर रहे हैं कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं हैं, नहीं जानते कि वे कितनी गलती पर हैं, कि ब्रिटिश ने उनके ऊपर अधिकार कर लिया है लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। उनको लगता है कि ब्रिटिश का हमारे ऊपर कोई कब्जा नहीं है। उनके तर्क का कारण इतना पर है कि ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए और हॉलैंड को आज़ाद कराने के साथ साथ दूसरे भी जो ब्रिटिश करा सकता है, दूसरे लोगों को भी आज़ाद कराना चाहिए। और इसके बावजूद उन्हें चाहिए कि वे सभी कब्जे वाले देशों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, डच ईस्ट इंडिया को उसके सही हकदारों के हाथों में सौंपे और थके टूटे हारे और लूटे पीटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाएं। तो मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं, इसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा कुछ एक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं। आगे बताती हैं कि अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसका उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और तब ये ही होना ही समाप्ति का संकेत था, सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत। तो ऐसे बहुत सारे डच लोग हैं जो ब्रिटिश को हिकारत की दृष्टि से देखते हैं, ब्रिटिश की खिल्ली उड़ाते हैं और उसके बुढ़ाते लॉर्डों की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं। इनके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं। एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक है, उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे, उनमें जोश आएगा। तो यहाँ पर डच लोगों की बुराई करते हुए कहती है कि वो ब्रिटिश लोगों की एकदम खिल्ली उड़ाते हैं, उनकी सरकार को बुढ़ाते लाडों की सरकार बोलते हैं और उनको कायर समझते हैं। फिर आगे बताती हैं कि मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार और आरोप और डांट फटकार ही चक्कर लगाते रहते हैं। मैं इतनी घमंडी नहीं हूँ जितना कि लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर क्या कमी है, लेकिन लोग मुझे घमंडी समझते हैं। लेकिन एक फ़र्क है, मैं जानती हूँ कि मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, बदलूँगी, काफ़ी हद तक बदल चुकी हूँ। तो एन बताते हैं कि मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ, इसलिए हमेशा अलग अलग मेरी विचारधाराएं बदलती रहती हैं और इसको लोग घमंडी समझते हैं। तब ऐसा क्यों है? मैं अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ कि लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और अपने आप को 30 मार खा समझने वाली क्यों मानते हैं? क्या मैं वाकई अक्खड़ हूँ
क्या मैं अकेली ही अखड़ूं, बाकी सब नहीं है? ये सब वाहियात लगता है, मतलब मेरे को शर्म आती है, ये सब गलत बातें लगती है। लेकिन मैं ऊपर लिखा ये आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं। ये वाक्य इतना मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार होती रहती है। मिसेज वांदान और डसेल उनके बारे में सबको पता है कि वे कितने जड़ बुद्धि हैं। तो मतलब मिसेज वांदान को और मिस्टर डसेल को वो एकदम मूर्ख समझती हैं कि उनके पास दिमाग ही नहीं है। मूर्ख जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की जरूरत ही नहीं। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके सिखाए। तो इसके लिए मिसेज वांदान और डसेल को मूर्खाधिराज बोलती है कि मूर्खों के भी राजा हैं वो, तो है ना। तो इस तरह उनको तो उनकी मम्मी के बारे में बताती हैं। और मिसेज वांदान तो मुझे इसलिए मूर्ख समझती है क्योंकि मैं उनकी जितनी बीमारियों की शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझती हैं क्योंकि वे मुझसे भी ज़्यादा अक्खड़ हैं। और वे समझती है कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं क्योंकि उनकी पोशाकें और ज़्यादा छोटी पड़ गई हैं। वे समझती हैं कि मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार खा समझती हूँ क्योंकि उन विषयों पर मुझसे भी ज़्यादा 2 गुना बोलती हैं। तो वो मेरे से ज़्यादा हैं, इसके लिए मुझे वैसा समझती हैं। खुद ऐसी हैं, इसके लिए मुझे वैसा समझती हैं। लेकिन मेरी प्रिय कहावत है, जहाँ आग होगी धुआं भी वहीं होगा। मुझे ये मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं कि मैं सब कुछ जानती हूँ। आगे बताती हैं कि मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे धिक्कारती हूँ। यदि माँ अपनी सलाहें देना शुरू कर देती है तो उनके उपदेश की पोटली इतनी भारी होती है कि मुझे डर लगने लगता है कैसे होगी इससे मुक्ति, कि माँ की सलाहों का तो कोई पारावार ही नहीं। वो तो इतनी भारी होती हैं कि उनकी पोटली कभी बंद ही नहीं होती। फिर आगे बताती हैं, जब तक एन का वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता मुझे कोई नहीं समझता। तो मुझे समझने वाला कोई नहीं, मेरी माँ भी मुझे नहीं समझती है। सब मुझे 30 मार खा, घमंडी, मूर्ख, पता नहीं क्या क्या मानते हैं। आगे बताती हैं कि ये वाक्य मेरा हिस्सा है, बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतने गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के 2 बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझे इससे उबारे। तो मैं अपने आप को ही प्रताड़ित करती रहती हूँ, अपने आप को ही सजा देती रहती हूँ। और उस समय मुझे लगता है कि कोई आकर मुझे सांत्वना दे, मुझे संभाले, लेकिन मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है। मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो, नहीं क्या किट्टी? मैं मानती हूँ ये सच है कि पीटर मुझे बहुत प्यार करता है। गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। उनका स्नेह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों की पीछे से खींचती है। मैं नहीं जानती कि वो कौन सी शक्ति है कि हम दोनों का जुड़ाव किसी भी तरह से है, लेकिन पीटर मुझे एक दोस्त मानते, एक गर्लफ्रेंड नहीं। कई बार मैं सोचती हूँ मैं उसके पीछे जिस तरह प्रेम दीवानी हूँ उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रही हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। इसका कारण ये है कि अगर मैं उसके कमरे में 1-2 दिन के लिए न जाऊँ तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। पीटर अच्छा और भला लड़का है, लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया है। धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने के बारे में उसका बातें करना, इस तरह की और कई बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती मैं। तो वो मुझे बहुत पसंद है। मैं उसके लिए प्रेम दीवानी बनी हुई हूँ, लेकिन वो सिर्फ मुझे दोस्त मानता है। और वो अच्छा इंसान है, लेकिन कुछ बातें उसकी मुझे पसंद नहीं आती। जैसे वो धर्म के प्रति नफरत रखता है, खाने के बारे में भी कुछ बातें करता है, तो ये आदतें मुझे उसकी पसंद नहीं है। फिर बताती है कि हमने वायदा किया कि हम कभी झगड़ेंगे नहीं, हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे। पीटर शांति प्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह मुझे कई ऐसी बातें भी कह लेता है जिन्हें कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाज़त नहीं देता। तो इस तरह से पीटर के बारे में वह बताती है। फिर बताती है, पीटर और मैंने दोनों ने चिंतनशील बरस एनेक्सी में ही बिताए हैं। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं असली चीज़ की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ वह मौजूद है। इसका कारण यह है कि अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ। इसके लिए मुझे बहुत खीज सी होती है कि मैं यहाँ 2 साल से पड़ी हुई हूँ और मैं बाहर का वातावरण बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ।
मुझे पक्षियों की आवाज़ सुनना, नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, चांदनी और खिलती कलियाँ, इन चीज़ों ने मुझे कभी भी अपने जादू से बांधा न होता। तो मैं अभी इन प्रकृति के लिए पागल हुए जा रही हूँ। मेरे यहाँ आने के बाद चीज़ें बदल गई हैं। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है, बेहद गर्मी थी। मैं रात के 11:30 बजे तक ज़बरदस्ती आंखें खोले बैठी रही ताकि मैं अकेले के बूथ पर अच्छी तरह चांद को देख सकूं। मुझे नींद आती थी लेकिन फिर भी मुझे रात्रि का वो चांद देखना था। तो इस तरह की ये सब आदतें अब बदल चुकी हैं। अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अफसोस, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। चौंध इतनी ज़्यादा, चौंध मतलब चमक, कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया। उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी, खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया मैं वहीं बैठी रही। और वो बताती हैं कि किस तरह के मेरे दिन थे और अब मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ। फिर वो बताती हैं कि उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात्कार करने की मेरी चाह लगातार बढ़ती गई। तब मुझे चोर, उचक्के, मोटे काले चूहे, पुलिस के छापे का भी डर नहीं था। मैं अकेले ही नीचे चली गई थी। रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नज़ारे देखती थी। तो यहाँ मतलब प्रकृति से कितना इसको एन फ्रैंक को लगाव था वो बताया गया है। फिर बताती हैं कि कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते रहते हैं कि वे कब आज़ाद होंगे, वे फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद कब ले पाएंगे। प्रकृति गरीब अमीर के बीच का कोई भेदभाव नहीं करती। मतलब वो सबके लिए चांद एक जैसी चांदनी बिखेरता है, सूरज अपनी रोशनी एक जैसों के लिए देता है। तो प्रकृति की हवा, पानी, जलवायु सबके लिए समान है। वह अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं रखती है। ये मेरी कल्पना मात्र नहीं, आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सरोबार कर देता है। फिर आगे बताती हैं कि कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता है और अभी भी समझा जाता है, वह ये कह देना बहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना भी काफ़ी नहीं। मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम है। तो पुरुषों का महत्व है इस बात को लेकर ज़्यादा रहा कि औरतें कमज़ोर हैं और पुरुष शारीरिक रूप से मजबूत है। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल में स्थिति बदली है। औरतें अब तक इन सबको सहती चली आ रही हैं, जो कि बेवकूफ़ी थी। क्योंकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, ये उतनी ही गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई। तो ये यहाँ पर औरतों के प्रति संवेदनशीलता पर प्रकाश डालती हैं और बताती हैं कि औरतों को जागरूक होना चाहिए। अभी तक जो स्थिति थी कि पुरुष प्रधान ही समाज रहा है, पुरुष ही कमा कर लाते हैं, बच्चों को पालते हैं, ये अब कहीं ना कहीं बदलता हुआ दृश्य नज़र आ रहा है समाज में। अब ऐसा नहीं रहा है। इस प्रथा को अभी ज़्यादा दिन नहीं टिकना चाहिए। फिर वो बताती हैं कि सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा। कई लोगों ने, कई औरतों ने और कुछ एक पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत था। तो बहुत सारे देशों ने समान अधिकार औरतों को दिए हैं और आगे आगे शिक्षा प्राप्त कर औरतें हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो ये स्थिति, आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्रता का हक चाहती हैं और वो दिन दूर नहीं है कि महिलाएं एक दिन पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएंगी। तो बताती हैं कि महिलाओं का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। महिलाओं के अधिकार के लिए एन फ्रैंक 13 साल की होते हुए भी इतनी जागरूक थी। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को समान मिलता है, तो महिलाओं ने ही क्या कसूर किया है कि वे इससे वंचित रहें, उन्हें अपने हिस्से का सम्मान नहीं मिले। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने का कोई शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा भी जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं। तो औरतों को भी सैनिक के समान
अलंकृत किया जाना चाहिए, उन्हें भी वीरता का पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि औरतें ही हैं जिनसे ये संसार आगे बढ़ता है और औरतों से ही समाज बना है। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरत बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं। और इन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार मिलता क्या है? कुछ नहीं, उसका शरीर बिगड़ जाता है, बच्चा भी बाद में जानने के बाद उसका साथ छोड़ देता है और उसे धकिया दिया जाता है, उसके बच्चे उसे छोड़कर चले जाते हैं, उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है। तो औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती है। तो एक सैनिक को युद्ध में जितनी तकलीफ सैनिक पड़ती है, उससे भी ज़्यादा औरत को बच्चा पैदा करते समय वो पीड़ा सहन करनी पड़ती है। लेकिन बाद में उसको मिलता क्या है? कुछ नहीं, उसको तकिया दिया जाता है, उसका सौंदर्य उसका साथ छोड़ देता है, बच्चे भी बाद में उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वो बोलती है कि जैसे सैनिक को पुरस्कृत किया जाता है, वैसे महिलाओं को भी किया जाना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब कतई नहीं कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती कि वे ऐसा करें, इस वजह से उन्हें ये काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज़ की भर्त्सना मतलब आलोचना करती हूँ, वह हमारे मूल्यों की प्रथा और ऐसे व्यक्तियों की भर्त्सना करती हूँ जो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि समाज में औरतों, खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। तो मैं इस बात को नकारना नहीं चाहती कि औरतें बच्चे पैदा करना ही बंद कर दें, बल्कि करना चाहिए। जबकि उन लोगों की आलोचना करती हूँ जो कि औरत को कुछ समझते ही नहीं, उनके महत्व और उनकी सौंदर्यता को कोई मूल्य ही नहीं देते। मैं उनकी आलोचना करना चाहती हूँ। तो इस तरह से एन का यहाँ पर औरतों के प्रति अधिकार, ऐसा स्वभाव दिखता है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पॉल दे क्रूइफ जी से पूरी तरह सहमत हूँ जब वे कहते हैं कि पुरुषों को ये बात सीखनी चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं, वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए बात करना बहुत आसान होता है, उन्हें औरतें द्वारा झेली जाने वाली तकलीफों से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा। तो वो बताती हैं कि ये पुस्तक में ये बात जो कही गई है कि औरतों का मुकाबला पुरुष कभी नहीं कर सकते, जो औरतें कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकते। तो इस बात को सबको समझ लेना चाहिए। फिर बताती हैं कि मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक ये मान्यता बदल जाएगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम नहीं है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। ये सब औरतें जो एक उफ भी किए बिना, लंबे चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफ सहती हैं। तो अब उस समय की जो स्थिति थी वो इतनी खराब थी कि औरतें हर चीज़ सहन करती थी और कभी भी अपना दर्द किसी के सामने नहीं रखती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि औरतें अपने सम्मान के लिए लड़ेंगी और सिर्फ बच्चे पैदा करना ही उनका काम नहीं होगा, उनकी सराहना होगी, समाज में उनका नाम होगा। तुम्हारी एन एम फ्रैंक। इस तरह से इसका अनुवाद किया सूरज प्रकाश ने। बच्चों, ये डायरी आपको कैसी लगी? इसके डायरी के एक एक पन्ने को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आशा है आपको डायरी के सारे पन्ने समझ में आ गए होंगे। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम फिर कभी करेंगे। और पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।